सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 17 के साथ एक बार मैं फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस विषय बिंदु पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से 1853 पार्ट सेकंड। ये इस टॉपिक का दूसरा व्याख्यान है। पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने 1773 से 1793 ईस्वी के दौरान जो संवैधानिक विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम थे, जो चार्टर एक्ट थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी थीम पर आधारित अर्थात कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास से संबंधित 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर बात करने जा रहे हैं, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी बात होगी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर। इसके अलावा हम चौथे बिंदु के अंतर्गत बात करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर, और सबसे अंत में, इस व्याख्यान के सबसे अंत में हमारी बात होगी कि 1773 से और 1853 के बीच में कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट जारी किए गए या चार्टर एक्ट जारी किए गए, उन प्रत्येक में संक्षेप में याद रखने योग्य कौन सी बात है, उसकी हम चर्चा सबसे अंत में इस व्याख्यान में क्विक रिकैप के अंतर्गत करेंगे। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है वो प्रारंभ होने जा रहा है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। जब हम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना और समझना बेहद आवश्यक है कि इस चार्टर एक्ट के बनने के पीछे कौन सी पृष्ठभूमि काम कर रही थी या वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस प्रकार के चार्टर एक्ट को जन्म दिया, या चार्टर एक्ट है वो कंपनी के भारत संबंधी शासन के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जारी किया गया। जब हम उसके पारित होने की परिस्थितियों की बात करते हैं या उन कारणों का जिक्र करते हैं, या 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बैकग्राउंड में जो परिस्थितियां काम कर रही हैं उनके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो उसी पृष्ठभूमि से संबंधित जो प्रथम अगर मैं कारण की बात करूं तो कंपनी का साम्राज्य उस समय काफी विस्तारित हो चुका था। यानी 1793 ईस्वी में इससे पहले कंपनी के चार्टर का 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था। इसका तात्पर्य यह था कि कंपनी आगामी 20 वर्षों तक उसने जो भारत में जो इलाके जीते हैं, जिन इलाकों की प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा उसके ऊपर है, वो उसके साथ बनी रहेंगी। और इसके अलावा पूर्व के देशों के साथ, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार है, वो किसी भी प्रकार से उसमें कोई बाधा है वो उत्पन्न नहीं की जाएगी और कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक एक अधिकार बना रहेगा। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट की अवधि सिर्फ 20 सालों के लिए तय की गई थी। और जब 1813 ईस्वी का जब समय आया तो उससे पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिसने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के रूप में कंपनी के संविधान में न केवल व्यापक परिवर्तन किए, बल्कि एक प्रकार से इसे हम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में एक प्रकार से हम टर्निंग पॉइंट के रूप में भी इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को देख सकते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि, इसके कारणों की हम जानकारी अगर प्राप्त करें तो हम देखते हैं कि जिस समय 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के नवीनीकरण की बात हो रही थी उस समय कंपनी का साम्राज्य काफी विस्तारित हो चुका था। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियों के माध्यम से मैसूर को जीता जा चुका था, कर्नाटक और तंजौर का प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण किया जा चुका था, और लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन जो सहायक संधि की व्यवस्था के माध्यम से बहुत सारे जो भारतीय जो शक्तियां हैं वो अपनी विदेश नीति, अपनी आत्मरक्षा और अपने कूटनीतिक जो संबंध है उनको पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का साम्राज्य काफी विस्तारित हो चुका था और इस विस्तारित साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए एक नए प्रकार के एक्ट की, एक नए प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी। जब हम दूसरे कारण की बात करते हैं तो वो कारण हमारे सामने जो नजर आता है वो है मुक्त व्यापार और इंजिलवाद के समर्थकों का उस समय ब्रिटेन में काफी प्रभाव बढ़ रहा था। और उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति है वो लगातार अपनी रफ्तार, अपनी तीव्रता है वो लगातार पकड़ रही थी। और उसी दौरान जो मुक्त व्यापार के समर्थक, जिन्हें पूंजीवाद के समर्थक भी कहा जा सकता है, उन लोगों का ये मानना था कि व्यक्तिगत उद्यम से बहुत सारा
सारा धन है वो कमाया जा सकता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्व के देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है उसको सभी अंग्रेजों के लिए खोला जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक विशेष वर्ग का ही व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रहे, इसे किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इन मुक्त व्यापार के समर्थकों का यह भी कहना था कि हमारे पास वो पूंजी और कौशल है, अगर हम भारत में जाकर के इस पूंजी और कौशल को अपनी व्यापारिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए लगाएंगे तो न केवल भारत के लोगों को जीवन दशा में अपेक्षित सुधार होगा, अपितु ब्रिटेन के जो औद्योगिक क्रांति है उसको भी बल मिलेगा और ब्रिटेन का ओवरऑल जो समृद्धि है उसमें भी बहुत अधिक तीव्रता आएगी। तो मुक्त व्यापार के समर्थकों का एक बढ़ता हुआ प्रभाव था कि कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार है उसको समाप्त करके उसे सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोला जाए, सभी अंग्रेजी निवासियों के लिए पूर्व के साथ व्यापार को खोला जाए। इसके अलावा इंजिलवाद के समर्थकों का काफी बढ़ता हुआ प्रभाव था। हमने इससे पहले पूर्ववर्ती व्याख्यानों में चर्चा की है कि इंजिलवाद वो विचारधारा थी जो ये कहती थी, और इसके प्रतिपादक चार्ल्स ग्रांट थे, और उनका ये मानना था कि भारत को पाप और अनैतिकता के सारे जीता गया है। लेकिन पाप और अनैतिकता के सारे जीत तो लिया गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें और तो उसके माध्यम से भारत के लोगों की जीवन दशा में सुधार किया जा सकता है, और वो जो उनके दकियानुसी धार्मिक विचार है, परंपराएं, रीति रिवाज है, जो उनको पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति और तर्कवाद से काटे हुए हैं, अगर हम इंजिलवादी ईसाई धर्म का अगर प्रचार प्रसार इन लोगों के बीच में करेंगे, अर्थात भारतीय लोगों के बीच में करेंगे, तो भारतीय लोग न केवल अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, अपितु वो अंग्रेजी उत्पादों के एक सबसे अच्छे ग्राहक भी बन सकते हैं। तो मुक्त व्यापार के समर्थकों का भी उस समय ब्रिटेन में तेजी से प्रभाव बढ़ रहा था, इंजिलवादियों समर्थकों का भी तेजी से प्रभाव बढ़ रहा था। तो जब 1813 ईस्वी के चार्टर के नवीनीकरण की बात आई तो इन दोनों विचारधाराओं के समर्थकों की झलक भी उस 1813 ईस्वी के चार्टर में देखने को मिलती है। इसके अलावा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के नवीनीकरण से पहले एक महत्वपूर्ण घटना भी अंतरराष्ट्रीय जगत में घटित होती है, वो है नेपोलियन बोनापार्टा की महाद्वीपीय प्रणाली। नेपोलियन बोनापार्टा वो फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप पैदा हुआ एक तानाशाह था, जिसने इंग्लैंड को सामुद्रिक व्यापार में आर्थिक प्रणाली के रूप में पंगु बनाने के लिए महाद्वीपीय प्रणाली पर काम करना शुरू किया, अर्थात उसके आयात निर्यात किए जाने वाले सामान है उसकी नाकेबंदी है वो फ्रांस के द्वारा कर दी गई, और जो इंग्लैंड का जो व्यापार है यूरोपीय देशों के साथ होता था उसको एक प्रकार से नेपोलियन बोनापार्टा ने जगह जगह नाकेबंदी करके इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप के संदर्भ में प्रतिबंधित कर दिया। तो इंग्लैंड वासियों को यानी अंग्रेजी लोगों को उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में उन्होंने ये दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया, चूंकि नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण से इंग्लैंड का यूरोप के संदर्भ में जो व्यापार प्रतिबंधित हो गया है, तो अंग्रेजी सामानों को बेचने के लिए, अंग्रेजी पूंजीपतियों को अपनी पूंजी लगाने के लिए भारत जैसे देश में अधिकार दिए जाने चाहिए, जिस पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार बना हुआ है। तो अगर हम इन सारी बातों को अगर गौर करें तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जब पास होने की परिस्थितियां बन रही थी, उससे समय ही मुक्त व्यापार के समर्थकों, इंजिलवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली और कंपनी का साम्राज्य काफी विस्तारित हो गया था, और इन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि कंपनी को अब अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। और हुआ बिल्कुल इसके विपरीत, जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जब हम बातें करें 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बनने के पीछे कौन सी परिस्थितियां तो कारक जिम्मेदार थे, तो हमारे सामने ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी का साम्राज्य काफी विस्तारित हो चुका था। इसके अलावा मुक्त व्यापार इंजिलवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था, और इंग्लैंड के जो पूंजीपति ये चाहते थे कि उनके पास जो धन समृद्धि और कौशल इकट्ठा होता जा रहा था उसको दूर दराज के देशों में लगा करके और भी अधिक समृद्धि है वो प्राप्त की जाए, या और भी अधिक धन का संचय अगर हम करेंगे तो उससे इंग्लैंड के ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी, इंग्लैंड का ही गौरव और अभिमान है पूरी दुनिया में वो वृद्धिमान होगा यानी बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्टी की महाद्वीपीय प्रणाली ने जब यूरोपीय व्यापार को अंग्रेजों के लिए, ब्रिटेन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, तो उस समय कोई विकल्प नहीं रह गया था कि भारत के व्यापार को आम अंग्रेजी निवासियों के लिए खोला जाए। इन्हीं परिस्थितियों में
संसद की एक समिति बनाई गई और उस संसद की समिति को कुछ आवश्यक सिफारिशें देनी थी कि इन जो परिस्थितियों में किस प्रकार से, जब कंपनी के चार्टर का 1813 ईस्वी में नवीनीकरण किया जाना था और 1813 ईस्वी के नवीनीकरण से संबंधित जो चार्टर एक्ट पारित किया जाए उसको किस रूप में लागू किया जाए ताकि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की भी सर्वोत्तम पूर्ति हो सके। तो जब उन्हीं परिस्थितियों में संसद के द्वारा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो पारित किया गया। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अगर हम प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो उसके प्रमुख प्रावधान हैं वो कुछ इस प्रकार से थे, अर्थात कंपनी का भारतीय व्यापार पर विशेष अधिकार समाप्त हो गया जैसी कि आशंका व्यक्त की जा रही थी। केवल चाय के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार भी कंपनी के पक्ष में रहेगा। इसके अलावा समस्त भारत में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो व्यापार करने का एक अधिकार था वो कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार को आम अंग्रेजी लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चाय पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया और चीन के साथ भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा जाएगा। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार है, वो भी इस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया। अर्थात कंपनी का एक बार फिर से 20 वर्षों के लिए जिन भारतीय क्षेत्रों को उसने जीत लिया था उन भारतीय क्षेत्रों के राजस्व पर नियंत्रण का उसका अधिकार था, उसके संदर्भ में प्रशासनिक नियुक्तियां करने का उसका अधिकार था। वो एक प्रकार से कंपनी की जीवन अवधि को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी को अपने शेयर धारकों को, जिन्होंने कंपनी में जो पूंजी लगाई थी, उन शेयर धारकों को 10.5% लाभांश की गारंटी है वो देनी थी। अर्थात जो भी पूंजी शेयर धारकों ने कंपनी के संदर्भ में लगाई थी उनको 10.5% के लाभांश के रूप में वो गारंटी है वो कंपनी के द्वारा प्रदान की जानी थी और इसका भुगतान भारतीय राजस्व से भारत में कंपनी की गतिविधियों से किया जाना था। इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो व्यापारिक और राजस्व खाते को अलग अलग रखने पर जोर दिया गया। अर्थात कंपनी को अब अपने व्यापारिक और राजस्व खाते दोनों को पृथक पृथक रूप से रखना होगा, उनको व्यवस्थित करना होगा और जब कभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या ब्रिटिश संसद उनकी मांग करे तो वो ब्रिटिश संसद के सामने या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष उनको रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जिसके कारण से भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को याद किया जाता है वो है कि प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों के शैक्षिक उन्नयन के लिए, साहित्यिक के पुनरुद्धार के लिए अर्थात शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि है वो आरक्षित की। अर्थात प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च की जाएगी। ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल के जो प्रशासन को प्रत्यक्ष अधिग्रहण किया उसके बाद से जब ये पहली बार था जब कंपनी ने औपचारिक रूप से 1 लाख रुपए की राशि का आवंटन शिक्षा के लिए किया। अर्थात शिक्षा को अपनी औपचारिक जिम्मेदारी के रूप में पहली बार स्वीकार किया गया। इसके अलावा इस चार्टर एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहां पर जो बीओसी लिखा हुआ है उसका तात्पर्य है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति का और अधिक विस्तार हुआ। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से संबंधित सभी आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और असैनिक मामलों के निरीक्षण का, अधीक्षण का और नियंत्रण का और अधिक व्यापक अधिकार दिया गया। 8वें अगर हम इसके प्रमुख प्रावधान की बात करें तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। अर्थात इसमें यह कहा गया कि कंपनी का जो भारतीय प्रदेश और राजस्व पर नियंत्रण का जो अधिकार दिया गया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस एक्ट में एक बात कही गई, इस चार्टर एक्ट में एक बात कही गई कि इससे ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह था कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करके वो प्रशासन कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश सरकार का ही एक अंग है, ब्रिटिश क्राउन का ही एक प्रतिनिधि है और ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका अगर अंतर्निहित तात्पर्य देखा जाए तो वो ये था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जो संवैधानिक स्थिति वो एक प्रकार से क्राउन के अधीन है। अर्थात हालांकि स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जब कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार किस एक्ट के माध्यम से स्पष्ट की गई तो वो था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
जब हम बात करते हैं अगर 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को अगर हम 2-3 लाइनों में समझना चाहें तो कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। 1 लाख रुपए भारतीयों की विद्या पर खर्च करने के लिए बात की जाती है। इसके अलावा कंपनी को जो राजस्व है और व्यापारिक खातों को अलग अलग करना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्होंने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में शामिल किया गया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की। तो 1833 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट बना, यानी 1813 ईस्वी में कंपनी के जो भारत से संबंधित जो प्रशासनिक मामलों का अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कंपनी को जीवन अवधि को 20 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया था। तो 1833 का वो साल था जब कंपनी के चार्टर की अवधि के निर्धारित किए गए 20 साल है वो समाप्त होने थे। अर्थात या तो कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया जाए या कंपनी के भारत से संबंधित मामलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, दोनों में से कोई एक काम किया जाना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस प्रकार से संसद में प्रभाव था, ब्रिटिश सरकार में प्रभाव था और क्राउन के प्रति जिस प्रकार का उसका व्यवहार था, उसको देखते हुए संभव नहीं लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से इतनी जल्दी विदाई है वो हो जाएगी। तो उन्हीं परिस्थितियों में 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो आता है। लेकिन अगर 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट कोई बैकग्राउंड को अगर हम समझना चाहे, अर्थात वो कुछ कारण जिन्होंने 1833 ईस्वी की पृष्ठभूमि को तैयार किया, तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति का तेजी से विस्तार हो रहा था। अर्थात इंग्लैंड के उद्योग धंधों और कल कारखानों में बहुत तेज गति से सामान है वो बनाए जा रहे थे और उन सामानों को बेचने के लिए एक बहुत बड़े विशाल बाजार की आवश्यकता थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और अब ब्रिटिश लोग हैं अपना सामान ला करके भारत में बेच सकते थे और भारत से सामान ले जाकर के इंग्लैंड में बेच सकते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति का जिस प्रकार से तेजी से विस्तार हो रहा था और इंग्लैंड के कल कारखानों में जो सामान है वो तेजी से उत्पन्न किया जा रहा था, पैदा किया जा रहा था, वो सामान इतनी मात्रा में उत्पादित किया जा रहा था कि उसकी जिस तेजी से उत्पादित किया जा रहा था उस तेजी से उसका दूसरे देशों में निर्यात या भारत जैसे देशों में उसको बेचा नहीं जा रहा था। इसके पीछे कई कारण ये थे कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों के जीवन मूल्यों की जानकारी नहीं थी, ऐसा उस समय की ब्रिटिश प्रजा का मानना था। तो औद्योगिक क्रांति का तेजी से विस्तार हुआ, इंग्लैंड में आर्थिक समृद्धि बढ़ी, इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास ज्यादा पैसे का संग्रहण होने लगा और मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ। अर्थात उसी प्रकार के जीवन मूल्यों का विकास हुआ। जब मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ तो उन लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, मानवीय गरिमा की, मानवीय प्रतिष्ठा के से संबंधित अधिकारों की मांग की। और इस तरह की चीजों की मांग की, उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता को गारंटी दी जाए तो और प्रत्येक व्यक्ति के गरिमा का ख्याल रखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाए, तो इसी को आधारित करके एक उपयोगितावादी विचारधारा है उस समय इंग्लैंड में तेजी से पनपने लगती है। और उस उपयोगितावादी विचारधारा के जो जनक थे वो जेरेमी बेंथम थे। जेरेमी बेंथम का ये जो मूल ध्येय था वो ये था कि सुखवाद, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। लेकिन भारत के संदर्भ में जब इस जेरेमी बेंथम की उपयोगिता का सबसे जोर शोर से प्रसार है वो जेम्स मिल ने किया और मैकाले ने किया। जेम्स मिल का ये कहना था और उपयोगितावादी विचारकों का ये कहना था कि अगर हम अंग्रेजी रूप रंग में भारतीय लोगों को डाल दें, अगर भारत के लोगों में उदारवादी की प्रणाली के आधार पर उनका आंग्लीकरण कर दिया जाए, उनको अंग्रेजों के तौर तरीकों से परिचित करा दिया जाए, तो वो अंग्रेजी सामान के सबसे अच्छे ग्राहक होंगे। अर्थात इससे ज्यादा ब्रिटिश पूंजीपतियों का फायदा होगा। इसी संदर्भ में भारत की परिस्थितियों में उपयोगितावाद के सिद्धांत को लागू किया जाना था। तो जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद का बढ़ता प्रभाव भी था और जेम्स मिल और मैकाले के विचार थे। जेम्स मिल वो व्यक्ति थे जो उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहुत बड़े पद पर थे और मैकाले स्वयं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक आयुक्त के पद पर रह चुके थे। तो जेम्स मिल और मैकाले भी ये चाहते थे कि कंपनी के भारत में शासन को समाप्त नहीं किया जाए, केवल उसके आधार में चेंज किया जाए और कुछ ऐसे भारतीय घिसे पिटे पुराने कानून और रीति रिवाज है उनको समाप्त करके भारत में कुछ कंपनी का ऐसा कानून पर आधारित शासन लागू किया जाए ताकि ब्रिटिश माल की आसानी से भारत में खपत की जाए और भारत में कानून व्यवस्था का कोई संकट है वो पैदा नहीं हो और भारतीय लोगों को ये लगे कि ब्रिटेन के लोग हैं हमारे कल्याण और भलाई के लिए हैं। तो इस प्रकार के उपयोगितावाद का जो संदर्भ था वो भारत में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख न होकर के वो इंग्लैंड के पूंजीपतियों के अधिकतम पूंजीपतियों के सुख के संदर्भ में हम उसके जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद को समझ सकते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आना होता है, उस 1830 ईस्वी में इंग्लैंड में व्हिग दल है वो सत्ता में आता है।
इंग्लैंड में सत्ता के दो परम विचारधारा के आधार पर दो दल हमेशा सत्ता में आते रहे। एक टोरी दल जो हमेशा रूढ़िवाद का समर्थक था, और एक था व्हिग दल जो उदारवाद का समर्थक था, अर्थात वो कुछ मानवीय गरिमा, मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए कुछ उदारवादी सुधार है वो उसने अपने प्रशासन में निरंतर किए। और व्हिग दल जब ब्रिटेन में सत्ता में आया तो 1832 ईस्वी का सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मजदूरों को कई प्रकार के अधिकार है वो दिए गए। इसके अलावा इस समय कंपनी को समाप्त करने की मांग है वो भी उठ रही थी। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय औद्योगिक क्रांति का तेजी से प्रसार हो रहा था, उपयोगिता वाली मूल्यों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। जेम्स मिल और मैकाले हैं वो कंपनी के आधार में परिवर्तन करने की मांग कर रहे थे, और ब्रिटेन की सरकार का स्वयं व्हिग दल जो उदारवादी सुधारों का समर्थक था वो भी उस समय ये चाहता था कि कुछ ऐसे सुधार कानून लागू किए जाए ताकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अधिक केंद्रीकृत किया जाए, उसको कानून पर आधारित बनाया जाए, पुरानी रूढ़ी और परंपराओं से भारतीय लोगों को जहां तक संभव हो मुक्ति दिलाई जा सके। इसके अलावा कंपनी को समाप्त करने की मांग भी उठ रही थी। कुछ लोग ये चाहते थे कि भारत में अब कंपनी के शासन की कोई उपादेयता नहीं है और ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के शासन का प्रत्यक्ष अधिग्रहण है वो कर लेना चाहिए। इन्हीं सारी बातों के मद्देनजर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो आता है। और 1833 ईस्वी के अगर चार्टर एक्ट की जब हम काफी विचार मंथन हुआ संसद में, और संसद में बाद में इस बात पर एक सहमति बनी कि अभी कंपनी के शासन को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। कंपनी के शासन को समाप्त नहीं किया जाए बल्कि कंपनी के सभी प्रकार के जो व्यापारिक एक कार्य हैं उनको उससे अलग कर दिया जाए और कंपनी को सिर्फ राजनीतिक कार्य करने की ही अनुमति दी जाए। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कुछ ऐसी ही बातें हमें देखने को मिलती हैं। जब 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधानों की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को 20 वर्षों के लिए एक प्रकार से और जीवनदान दे दिया गया, लेकिन भारतीय क्षेत्रों को अब वो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के रूप में ही अपने पास रख सकती थी। अर्थात ब्रिटेन की जो क्राउन है उसके प्रतिनिधियों के एक ट्रस्ट के रूप में ही कंपनी है वो केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में जो क्षेत्र जीते गए थे वो उनके केवल एक संरक्षण का अधिकारी है वो घोषित कर दी गई। कंपनी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश क्राउन है उसके एक एजेंट के रूप में ही उसको भारतीय क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य का दायित्व दिया गया। कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, अर्थात चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार को बने रहने दिया गया था 1813 ईस्वी के एक्ट से उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा चीन के साथ जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था उस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। और इस 1833 ईस्वी के एक्ट में ही पहली बार कंपनी को उसके सभी व्यापारिक गतिविधियों से अलग कर दिया गया और कंपनी को सिर्फ अब राजनीतिक कार्य करने थे। इसके अलावा 1833 ईस्वी के एक्ट में ही एक बात देखने को मिलती है कि अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने का जो अधिकार है वो दे दिया गया, अर्थात कोई भी अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आए और वो यहाँ पर जमीन खरीद सकता था। इसके अलावा पहली बार भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण पूरा किया गया। भारत के प्रशासन के जो केंद्रीकरण की व्यवस्था जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुई थी वो 1833 ईस्वी के एक्ट से पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में अलग अलग इलाकों में जो क्षेत्र फैले हुए थे उनका एक प्रकार से प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। और प्रशासनिक केंद्रीकरण को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जिस समय 1833 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग को हम कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और उसके बाद में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो इलाके थे उनके सबसे बड़ा प्राधिकारी और उससे संबंधित सारे कानून बनाने का अधिकार सारे सैनिक असैनिक मामलों पर सिर्फ और सिर्फ सह परिषद जो भारत के गवर्नर जनरल है उसका ही अधिकार चलने वाला था इस एक्ट के माध्यम से। और इसके अलावा जैसे मैंने बात की सह परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सभी सैनिक और असैनिक अधिकार हैं इस 1833 ईस्वी के एक्ट से दे दिए गए। इसके अलावा बंबई और मद्रास के गवर्नरों को जो कुछ अपने इलाके के शासन संचालन के लिए जो कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे और साथ ही कुछ सैनिक और असैनिक अधिकार जो प्रदान कर रखे थे उनका पूरी तरह से विलोपन हो गया और बंबई और मद्रास सहित जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय क्षेत्र थे वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन है वो कर दिए गए। कानून बनाने की शक्ति का भी पहली बार केंद्रीकरण किया गया क्योंकि 1833 से पहले की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन के संदर्भ में बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी परिषद के अलग कानून होते थे, सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञाएं वो भी एक कानून का रूप होती थी।
इसके अलावा बंबई और मद्रास के गवर्नरों के अपने क्षेत्र में बनाए गए अलग कानून होते थे और इसके विपरीत ब्रिटिश संसद के भी समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक विकास के लिए जारी किए गए कानून होते थे। तो इसे एक प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी कि एक ही अंग्रेज निवासी लेकिन एक ही ब्रिटिश शासित कंपनी के क्षेत्र और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कानून लागू होते थे। तो पहली बार यह प्रावधान किया गया कि इस कानून में चाहे वो कहीं भी अंग्रेजी लोग कहीं भी रह रहे हो भारत में, उन सभी पर समान रूप से वो कानून लागू होना चाहिए। और कानून बनाने का अधिकार जो बंबई, मद्रास सहित दूसरे प्रांतों के गवर्नरों को दे रखा था, वो कानून बनाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया और वो कानून बनाने का अधिकार है वो गवर्नर जनरल उसकी परिषद को दे दिया गया। और कानून बनाने के अधिकार के लिए ही गवर्नर जनरल की परिषद में जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद को त्रिसदस्यीय बनाया गया था, अब उसको वापस एक चतुर्सदस्यीय बना दिया गया, अर्थात उसमें चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिसका काम जब गवर्नर जनरल की परिषद किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई कानून बनाए तब उसका काम है उसको राय देना था। इसके अलावा एक और बात किया गया कि अलग अलग इलाके में जो विभिन्न प्रकार के कानून बिखरे हुए थे, उन कानूनों को कोडिफिकेशन करने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग भी गठित किया गया और उसने सभी कानूनों का संहिताकरण किया और इंडियन पेनल कोड के नाम से उसने वो दंड संहिता बनाई 1835 ईस्वी में, हालांकि वो लागू बाद में 1860 ईस्वी में होती है। इसके अलावा अगर 1833 ईस्वी के अधिनियम की हम बात करें तो इसकी धारा 87 है वो अति महत्वपूर्ण है। इस धारा 87 में एक बात का उल्लेख किया गया कि कंपनी के जितने भी जो नियुक्ति से संबंधित पद हैं उसमें भारतीय व्यक्तियों को भी वो पद है वो मिलेंगे और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर वो योग्य हैं तो एक प्रकार से अब जो डायरेक्टरों के संरक्षण से जो नियुक्तियां की जानी थी, अब उसमें भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करने की बात है वो पहली बार 1833 के अधिनियम से की गई। इसके अलावा 1833 के अधिनियम में एक और बात कही गई, दास प्रथा के उन्मूलन की बात, और इन्होंने ये कहा कि दास प्रथा है वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और दास प्रथा का अंत है वो किया जाना चाहिए। तो 1833 ईस्वी के अधिनियम में दास प्रथा के उन्मूलन की बात की गई और इसको व्यावहारिक रूप से अमली जामा पहनाया 1843 ईस्वी में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, जब उन्होंने दास प्रथा का भारत से अंत कर दिया। तो इस प्रकार 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसमें कंपनी को पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति बना दिया गया। कंपनी को केवल ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना था। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और भारतीय लोगों को भी कंपनी की सेवा में बिना किसी भेदभाव के शामिल करने की बात है वो कही गई। अगर हम 1833 ईस्वी के इस चार्टर एक्ट का मूल्यांकन करें तो कंपनी के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 1813 में जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था, अर्थात कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों से अलग करने की जो बात कही गई थी, उसका पूरी तरह से उस प्रक्रिया का संपूर्णीकरण या उस प्रक्रिया की पूर्णता 1833 ईस्वी के अधिनियम से देखने को मिलती है, जब कंपनी को पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियों से अलग करके उसको सिर्फ राजनीतिक कार्य करने के लिए कह दिया जाता है। इसके अलावा कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो 1833 ईस्वी के एक्ट ने एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन का पूरी तरह से केंद्रीकरण किया, भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, कानूनों का संहिताबद्ध किया गया और कानून बनाने के लिए एक चौथे सदस्य की उसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से 1833 ईस्वी का जो एक्ट है वो कंपनी के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण चरण था और एक प्रकार से कंपनी की भारत से संबंधित जो उसकी जो राजनीतिक प्राधिकार है वो समाप्त होते होते बच गया था। अर्थात उसको सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में, जो कि वो ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के रूप में अब उसको भारत में काम करना था। अब अंत में जो कंपनी के संवैधानिक विकास से संबंधी जो अंतिम जो महत्वपूर्ण जो चार्टर था और उसके बाद में तो ब्रिटेन की संसद ब्रिटिश क्राउन है वो भारतीय क्षेत्रों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण कर लेती है। तो कंपनी के संवैधानिक विकास से संबंधित अंतिम जो चार्टर एक्ट था वो था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 1833 ईस्वी में 20 वर्षों के लिए कहा गया था कि 20 वर्षों के लिए वो ट्रस्टी के रूप में उसको संभाल करके रखेंगे। तो 1853 में जब चार्टर एक्ट का नवीनीकरण किया जाना था तो कोई बातें उठी कि या तो कंपनी के भारत से संबंधित सारी गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाए। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, क्योंकि जो नियुक्तियां हैं और धीरे धीरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
का जो अध्यक्ष है वो भारत मामलों का मंत्री बना दिया गया था, यानी 1833 ईस्वी के एक्ट की ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है उसको अब भारत के मामलों का मंत्री कहा जाने लगा। लेकिन 1853 में फिर चार्टर के नवीनीकरण की बात आई और कंपनी ने स्वाभाविक रूप से ये चाहा कि उसको भारत में एक लंबे समय तक बने रहने दिया जाए। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और ब्रिटेन में अब इस प्रकार का माहौल बन चुका था, राजनीतिक परिस्थिति अभी बदल चुकी थी और कि अब कंपनी के शासन को लंबे समय तक जीवन दान दिया जाना शायद संभव नहीं हो, उस प्रकार का जैसा कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दिया गया था। तो उसी संदर्भ में 1853 के चार्टर एक्ट की अगर आप पृष्ठभूमि को देखें और समझने का अगर हम प्रयास करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी जो 1848 ईस्वी में जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है तो वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो ब्रिटेन के साम्राज्य की गौरव वृद्धि में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहता था और वो किसी भी भारतीय शक्ति की स्वतंत्रता स्वायत्ता को पसंद नहीं करता था। वो नाम मात्र की सहायक संधियों को भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो डलहौजी की नीतियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रफल जो अधिकतम सीमा पर पहुंच गया, अर्थात उससे ज्यादा विस्तार करना संभव नहीं था। और दोहरी व्यवस्था वाली जो प्रणाली 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के प्रशासन के लिए जो लागू की गई थी, उस व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग है अब उठने लगी। अर्थात वो ये कहने लगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था और एक डायरेक्टरों की व्यवस्था है, ये क्या है कि अव्यवहारिक हो गई है और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में बड़ी देरी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये दोहरी व्यवस्था वाली प्रणाली है, उसको समाप्त करने की भी प्रबल मांग इस समय उठने लगी। इसके अलावा शक्तियों के विकेंद्रीकरण और भारतीयों को भी शासन में शामिल करने की मांग है वो बढ़ने लगी। उस समय कुछ ऐसे विचारक थे, उदारवादी विचारक थे, उनका ये कहना था कि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को नैतिकतावादी बनना है, अगर उसको लोगों का कल्याणकारी चरित्र दिखाना है तो भारतीय लोगों को भी प्रशासन में कुछ हद तक शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात सत्ता में भागीदार करने की दिशा में भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उस समय एक और मांग उठी, क्योंकि जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं या हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल का ही प्रमोट किया गया भारत के गवर्नर जनरल के पद पर। लेकिन बंगाल के जो प्रांत था उसके लिए किसी अलग से गवर्नर की व्यवस्था नहीं की गई। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नीति निर्धारक थे या ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार के जो भी एक्ट बना रहे थे और संसद में भी इस प्रकार की बहस हो रही थी और इस प्रकार से विभिन्न प्रांतों की प्रेसिडेंसियों से भी गवर्नरों ने इस प्रकार का पत्राचार किया कि बंगाल के लिए भी एक अलग से गवर्नर की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर अलग से गवर्नर की जो व्यवस्था नहीं करेंगे तो भारत का जो गवर्नर जनरल जो कि बंगाल में बैठता है उसका बंगाल प्रांत के संदर्भ में ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए जाने की संभावना है, अर्थात वो अन्य ब्रिटिश शासित क्षेत्रों की तुलना में वो बंगाल को ज्यादा वरीयता देंगे, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि इसलिए बंगाल के लिए अलग गवर्नर की मांग है वो भी इस समय उठने लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो आना स्वाभाविक था, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कंपनी के संविधान में, कंपनी की व्यवस्था में, कंपनी की भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने आवश्यक हो गए थे और ऐसा स्वाभाविक था। और इसी के संदर्भ में इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन देखने को मिलती है। और इसमें न केवल संवैधानिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं अपितु कंपनी के भारत में शासन से संबंधित दिन कुछ ही दिनों के लिए उसको बढ़ाया गया था, कुछ ही वर्षों के लिए, अर्थात कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो सकता था, ऐसी बात इस 1853 के एक्ट के माध्यम से की गई। लेकिन अगर जब हम बिंदुओं के माध्यम से 1853 के एक्ट को अगर हम समझें तो कुछ प्रमुख प्रावधान है वो उभर करके आते हैं। उसमें अगर सबसे पहले प्रावधान की बात करें तो उसमें सबसे पहली बात है वो यही जोड़ी गई कि कंपनी भारतीय प्रदेशों को जब तक महामहिम चाहे और संसद अन्यथा उपबंध नहीं करे तब तक ही कंपनी अपने पास में रख सकती है। अर्थात इसमें किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया जैसे पूर्ववर्ती चार्टरों में किया गया था 20 वर्ष। इसमें सिर्फ ये कहा गया कि भारतीय प्रदेशों को कंपनी तब तक ही अपने पास रख सकती है जब तक कि महामहिम नहीं चाहे या ब्रिटिश संसद अन्यथा कोई उपबंध नहीं करे। अर्थात जब कभी ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी या महामहिम की इच्छा होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में से शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कर लिया जाएगा।
इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय किए गए, लेकिन इनका भुगतान है वो कंपनी के द्वारा किया जाना था। डायरेक्टरों का जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो गई थी और डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और इस डायरेक्टरों का जो बोर्ड था उसको किसी भी कार्रवाई के संचालन के लिए जो कोरम संख्या रखी गई, कोरम का मतलब एक न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिसके बिना कोई बैठक है वो संचालित नहीं हो सकती, वो 10 रखी गई। इसके पीछे ये प्रावधान था कि अगर कंपनी के स्वतंत्र डायरेक्टर है वो किसी बैठक में शामिल नहीं होते तो क्राउन के मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी किसी निर्णय को लागू आसानी से किया जा सके। और 1853 ईस्वी का ही वो एक्ट था जब पूरी तरह से नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का भारत पर से संरक्षण है पूरी तरह से समाप्त हो गया और नियुक्तियों के लिए यानी सेवकों की नियुक्तियों के लिए एक प्रकार से एक स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान है वो किया गया। और इस प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियां कैसे हुई, उनकी सेवा शर्तें कैसे होंगी, क्या पाठ्यक्रम होंगे, इसको कार्यान्वित करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमिटी है वो बाद में बनेगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया कि पहली बार कानून निर्माण के लिए एक लेजिस्लेटिव परिषद के गठन की घोषणा की गई। अर्थात 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट वो था जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और विधायी कार्य जो पहले 1833 के एक्ट में एक थे, अब उन दोनों को पृथक पृथक कर दिया गया। अर्थात एक लेजिस्लेटिव परिषद बनाई गई और उस लेजिस्लेटिव परिषद के माध्यम से ही भारत के संदर्भ में कोई कानून है वो बनाया जा सकता था। और इस लेजिस्लेटिव परिषद के सदस्यों की संख्या फिक्स कर दी गई, वो संख्या थी 12। इसमें तो 4 तो हो गए गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य, 6 अन्य जो सदस्य थे उनमें से जो 4 तो जो ब्रिटिश शासित प्रांतों से नियुक्त किए जाने थे, एक बंगाल, मद्रास, बंबई और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत, यहाँ से 4 से अलग अलग प्रतिनिधि आने थे। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस होने थे और एक सुप्रीम कोर्ट का कनिष्ठ न्यायाधीश। तो इस प्रकार से ये 6 सदस्यों की लेजिस्लेटिव परिषद के रूप में उनके गठन की बात कही गई थी। इसके अलावा 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया था और उन्होंने कभी इसका मनोनयन किया भी नहीं। इसके अलावा जैसा कि बंगाल के लिए एक नए गवर्नर के पद की मांग उठ रही थी तो बंगाल के लिए उप राज्यपाल की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत इस चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई। जब हम बात करते हैं 1853 ईस्वी के एक्ट के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में जो शासन है वो अब केवल कभी भी समाप्त होने वाला था। अर्थात इस बात का प्रावधान इस तरह से कर दिया गया कि जब तक महामहिम चाहे, जब तक ब्रिटिश संसद अन्यथा उपबंध नहीं करे तब तक ही शासन पर अधिकार रख सकता है। इसके अलावा पहली बार भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। लेजिस्लेटिव परिषद के गठन की बात करें तो भी हम 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट को रखते हैं। इसके अलावा अगर हमको और कुछ बात करें तो बंगाल के लिए उप राज्यपाल के पद की अलग से व्यवस्था की गई। ये इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की बात थी। तो इस प्रकार से जब हमने देखा कि ब्रिटिश शासन, कंपनी शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास है जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होते हैं वो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट पे जाकर के समाप्त हो जाते हैं और 1857 का उसमें बाद में विद्रोह होता है विभिन्न कारणों के चलते और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शासन के प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पर होड़ ली जाती है। अगर आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे कि 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट पारित किया गया तो किन विचारधाराओं का प्रभाव उस पर था, या 1813 या वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार समाप्त किए गए 1813। लेकिन यहाँ पर 2 अंतर हैं। एक मैं स्पष्ट कर दूं कि एक तो है कि कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक अधिकारों का उन्मूलन वो तो 1833 ईस्वी के एक्ट की बात है और लेकिन भारतीय व्यापार पर एक अधिकार की जब बात करते हैं चाय को छोड़कर जब 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट वहां पर शामिल होगा। और इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की छूट कब दी गई? 1813 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से।
जब हम 1833 ईस्वी के एक्ट की इसी प्रकार से बात करते हैं तो दास प्रथा के उन्मूलन किस एक्ट के माध्यम से किया गया? 33 के एक्ट के माध्यम से। भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से आया? वो 33 के एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा हम कहें कि भारत में जो विधायी परिषद में विधि सदस्य का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया? या विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किसके माध्यम से किया गया? या ब्रिटिश सम्राट के ट्रस्टी के रूप में कंपनी को भारत का प्रशासन संभालना था, ये किसके माध्यम से किया गया? तो इन सब का उत्तर 1833 ईस्वी का एक्ट। इसके बाद में 1853 के एक्ट विशेष भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1853 के एक्ट में कितने वर्षों के लिए ब्रिटिश शासन कंपनी शासन की अवधि निर्धारित की गई थी? तो उसमें किसी वर्ष का कोई उल्लेख नहीं था, जब तक न चाहे, यानी जब तक मामहीन की इच्छा है तब तक, कोई अवधि का उल्लेख उसमें नहीं था। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान भी इसमें किया गया। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की बात हो इसमें, और बंगाल के लिए उप गवर्नर के पद की व्यवस्था हो। तो इससे संबंधित चाहे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो या फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन हो, ये कंपनी शासन के संवैधानिक विकास से संबंधित हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम पूरे के पूरे कंपनी के शासन के संवैधानिक विकास से संबंधित अगर महत्वपूर्ण याद रखने योग्य कुछ बातें हैं तो हम उसका तेज गति से एक बार उनका दोहरान वापस कर लेते हैं। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट था जब कंपनी के भारतीय मामलों में संसद ने पहला हस्तक्षेप किया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। बात करें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों की नियुक्ति होती है। दोहरे शासन की व्यवस्था लागू की जाती है, और ये दोहरे शासन की व्यवस्था है भारत में वो 1858 ईस्वी तक निरंतर और निर्बाध रूप से जारी रहती है, जब तक कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त है वो नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा 3 सदस्यीय उसको बना दिया जाता है। 1793 ईस्वी में पूरी तरह से जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो सैनिक और असैनिक अधिकार है वो दे दिए जाते हैं। वो अपनी काउंसिल के निर्णय को भी ठुकरा सकता है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने की बात होती है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ही कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार को समाप्त करने की बात होती है। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को सभी के व्यापार के लिए खोल दिया जाता है इसी के समय। और इसके अलावा हम कहें ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की छूट मिलती है। 1833 ईस्वी के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। इसके अलावा एक विधि आयोग की नियुक्ति की बात की जाती है। इसके अलावा भारतीयों के साथ नियुक्ति में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी 1833 ईस्वी में बात होती है। इसके अलावा दास प्रथा के उन्मूलन की बात भी 1833 ईस्वी के एक्ट में मिलती है। विधि आयोग के गठन की बात भी 1833 ईस्वी के एक्ट में मिलती है। तो इस प्रकार से 1833 ईस्वी 53 ईस्वी के एक्ट की अगर हम बात कर लें तो 1853 ईस्वी के एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा के प्रावधान की बात करती है, और इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की बात करती है। तो इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी की एग्जाम में, या नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चर से संबंधित एग्जाम, या पीसीएस के एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। अगर अच्छे लेवल के एग्जाम है तो वहां से पूछे जा सकते हैं, वरना सिंगल जैसे वर्ड के क्वेश्चन है वो इन संवैधानिक विकास से संबंधित विभिन्न चार्टर और अधिनियमों से पूछे गए हैं और निरंतर पूछे जाते रहेंगे। इसी के साथ का जो हमारा जो ये व्याख्यान है कंपनी के शासन के आधुनिक संवैधानिक विकास पर, यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम एक नए व्याख्यान के साथ आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।